अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान को। नए सूबे, अब तो इस पे इतनी बहस हो रही है और अब तो ये हवाला भी दिया जा रहा है। तारिक फजल चौधरी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा नए सूबे बन सकते हैं, लेकिन कानून आइन के मुताबिक हम इस पर बात करें, कंसेंसस पैदा करें तो मसला नहीं है। नून लीग की तरफ से भी अब लोग बोलना शुरू हो गए। ख्वाजा साद रफ़ीक और मैंने ख्वाजा आसिफ साहब के भी बयान देखे पढ़े, वो भी तकरीबन इस हक़ में है कि नए निज़ाम के अंदर कुछ तब्दीलियाँ करके उसे नया किया जा सकता है या फिर कुछ छोटे यूनिट्स बन सकते हैं। पर ये इतना बड़ा बखेड़ा है। तारिक बशीर चौधरी तो ये कह रहे हैं, तारिक बशीर चीमा साहब, कि नए सूबे तो नवंबर या दिसंबर में ही बन जाने चाहिए। लेकिन क्या ये मामला इतना सहल और आसान है? इसका तरीका कार क्या हो सकता है? क्या सियासी लोग इस पर सर जोड़कर बैठ सकते हैं? चूँकि एक तरफ MQM है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, अब दोनों की खींचातानी बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की खींचातानी शिद्दत इख्तियार कर रही है और एक दूसरे पे इल्ज़ामात का, करप्शन के इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के मेयर जो इस वक्त कराची के मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब, वो तो ये भी कह रहे हैं कि एक बार फिर MQM चाहती है कि उनको दे दें और चाइना कटिंग कर लें, रिफाही इदारों के प्लॉट्स के ऊपर कमर्शियल प्लाजे बना दें, चिड़ियाघर में दुकानें बन जाएँ, तो ये अब नहीं होगा। तो क्या वाकई मामलात इस हद तक सीरियस हैं? क्या वाकई मामलात पेचीदा हैं? और क्या सियासी पार्टी कंसेंसस को भी तैयार नहीं है, बैठने को भी तैयार नहीं? मौलाना फजलुर रहमान वो बड़ी अलग लाइन दे रहे हैं। मौलाना साहब ये कहते हैं जी कि अभी इस वक्त 4 सूबे संभालना मुश्किल है, तो नए सूबों की तरफ जाना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए सबसे पहले तो कंसेंसस पैदा करें, सियासी लोग बैठें, सियासी लोग बात करें, चप कलिश को कम करें। दूसरी तरफ बानी PTI को मौका दिया गया, गवर्नमेंट अदालतों ने मौका दिया, वो आए, उनका चेकअप हुआ, वो ठीक थे, उनकी सेहत के हवाले से ठीक खबरें थी, फिर उनको वापस जेल मुंतकिल किया गया। एक प्रोसीजर है जो कि एक कन्विक्टेड मुजरिम या सज़ा याफ्ता मुजरिम के लिए किया जाता है। अब बानी PTI पे केसेस किस नौइयत के हैं ये अदालत जाने और बानी PTI जाने, लेकिन चूँकि कन्विक्टेड हैं और उनको सज़ा हुई है, तो सज़ा याफ्ता शख्स के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका इस्तेमाल भी किया गया और उनको लाया भी गया, वापस भी गए। बहस ये छिड़ गई कि क्या तमाम कैदी अपने हक़ के लिए ये प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या आईने पाकिस्तान अपने हुकूक इस तरह देता है कैदियों को कि जब चाहे जिस डॉक्टर से चाहे इलाज करवाएं, जिस हस्पताल में चाहें इलाज करवाएं, जो चाहें मेडिकल बोर्ड बनवाएं, या फिर ये सिर्फ कोई स्पेशल लोगों के लिए, कोई VVIP ट्रीटमेंट के लोगों के लिए? ये खुद में एक बड़े सवालात है। PTI धरने की बात करती है, दूसरी तरफ आधी से ज़्यादा PTI इस धरने की मुखालिफत करती है। और अब तो फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मामलों में PTI के मुख्तलिफ चीज़ों से हवा निकलती जा रही है, तो चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए डायलॉग का सिलसिला होना चाहिए। वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं डायलॉग को लेकर और कह रहे हैं जी कि हम दावत देते हैं एक बार फिर हुकूमत की तरफ से कि आएँ हमसे बात करें। तो क्या डायलॉग और ये सारी चीज़ें, क्या ऊँट किसी करवट बैठने जा रहा है? क्या मामलात वाकई में कुछ बेहतर और सहल होने जा रहे हैं जो मुल्की हालात हैं उसको लेकर, या फिर सियासी पार्टीज़ अपने हालात को लेकर ये तमाम चीज़ें अपने अपने तय करने की कोशिशें कर रही हैं? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सरबराह तहरीक जमाना पाकिस्तान भी हैं, तजियाकार भी हैं, खुद राइटर भी हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अनवर रज़ा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब। राजा साद खान साहब सीनियर तजियाकार भी हैं, बड़े शानदार लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। अब्दुल्ला गुल साहब सर, यही सूबों को हवाले से अब तो वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी भी कह रहे हैं जी सूबे अगर मफाद में तो बना लें, लेकिन आइन के मुताबिक कुछ चीज़ें हैं, कंसेंसस है, ये मामला पार्लियामेंट में तय होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और दोनों मोअज़्ज़ज़ शुरका को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है सूबों का, मेरे ख्याल में ये बहस लाहासिल नहीं है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में बेहतर गवर्नेंस को देखा जाए, क्योंकि इश्यूज तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। करप्शन अपने अरूज के ऊपर है, माजी में भी और अब भी, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। पहले कभी गंदम स्कैंडल आया, अब आजकल चीनी स्कैंडल जो है वो शुरू है, और वगैरह वगैरह। कभी हम खुद पहले एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, फिर उसके बाद हम वही चीज़ें किल्लत की बुनियाद के ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए, सूबों का मसला यह है कि आईनी तौर पर अगर देखा जाए तो आईनी तौर पर इस सूबे के प्रोसेस को हासिल करना जो एशियर लाने के मुतरादिफ होगा, और 2/3 अक्सरियत आपको तमाम असम्बलियों में चाहिए, जो शायद सवाए इसके कि अगर मुराद बढ़ानी हो अपनी असम्बली मेंबरान की, फिर तो आपको ये इकट्ठे मिलेंगे। बाकी तो मुझे किसी कम अज़ कम मौजू के ऊपर, नेशनल इशू के ऊपर
खट्टे नजर नहीं आए। हाउएवर कि सूबे तो बनेंगे क्योंकि ये फैसला हो या आईनी तरमीम करने के बाद फिर आप किस हद तक आईनी तरमीम करते रहेंगे, क्योंकि एक आईनी तरमीम होती है उसके बाद पता चलता है कि उसमें कुछ कबाहतें रह गई थी, कुछ सुकम रह गए थे, लकूने रह गए थे, इसलिए अब हमें नई आईनी तरमीम करना पड़ेगी। अमेरिका के एक देखें बड़ी तारीख है 1776 के बाद से, तो पाकिस्तान के तो अभी कुछ टाइम ही नहीं हुआ, तो ये 79 ईयर्स के अंदर, और जब से तो उसके बाद से कितनी तरमीमें आ चुकी हैं, तो फिर मतलब सोचने का लम्हा तो जरूर है। तो ये सब नाकाम हो चुका है, लेकिन सबसे बढ़कर रिपोर्ट करने के लिए अदलिया का एक बेबाक और बेलाग और फौरी जस्टिस सिस्टम मौजूद है, तो वो तो हम नहीं देख रहे। और अगर आप कोई भी लाएंगे, कोई सूबा बनाएंगे, कोई फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा तो फिर फायदा नहीं निकलेगा। तो मौलाना फजल रहमान की बात जो है वो तो आपके साथ मैं पहले भी बात कर चुका कि पाकिस्तान जब 1 यूनिट था तो 1 यूनिट के ऊपर पाकिस्तान का जो गवर्नेंस मॉडल था वो बेहतरीन मॉडल था। जब हमारे पास कम जो वसाइल भी थे, कम हमारे पास जो फौज की तादाद थी वो भी कम थी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि असेंबली के अंदर सारे लोग हाँ में हाँ, तो मौसी से वोट जो है वो मुख्तलिफ जो आ रहा है उसको दे दिया जाएगा, यानी कि ना बनाने के लिए। अभी जो एसडीपीआई का सेमिनार था, मैं क्योंकि वहाँ मौजूद था, वहाँ सारे लोग यही कह रहे थे कि जी जितने भी पार्टीज थी जो कि हुकूमत में रही हैं या हुकूमत में हैं, वो ये कहती थी कि जी सूबे तो होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो भाई आपने इतने सालों हुकूमत की, आपने क्यों नहीं बनाया? जी अब्दुल्ला गुल साहब, ये सूबों की बहस भी इतनी शिद्दत नौजवानों में भी इसलिए पकड़ रही है मेरे ख्याल से, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसका हम जिक्र करते हैं वो देखते ही नहीं है। बल्दियात फाल ही नहीं है, जहाँ पर है वहाँ इख्तियारात नहीं है। मेयर कराची चूँकि पीपल्स पार्टी के हैं इस टाइम, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। पीपल्स पार्टी के ना होते, एमकेएम के होते, तो वसीम अख्तर की तरह वो मशीनरी का रोना रोते रहते। इसी तरह हर जगह ये सिचुएशन हम देख रहे हैं। अनवर रज़ा साहब, इस पे सर आपका क्या कमेंट है? इस वक्त सूबों की बहस को लेके पार्टीज कहीं कुछ सीरियस भी नजर आ रही हैं, कुछ पार्टीज जो बड़ी, मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग देख रहा हूँ, ये बैकफुट पे क्यों है? अरसलान, थैंक यू सो मच। देखिए, सुबह की बहस तो पहले से चल रही थी, लेकिन इसने जोर कब पकड़ा जब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और इसको रीसेट करने की जरूरत है, तो फिर इस बहस ने जोर पकड़ा। अब आईनी और कानूनी पहलुओं की बात अब्दुल्ला गुल साहब ने की, बिल्कुल इसका तरीकाकार मौजूद है कि जिन जगहों पर तकसीम होनी है, नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स बनने हैं, उनकी 2/3 अक्सरियत है, फिर कौमी असम्बली है, फिर सेनेट है, इसको एक तरफ रखते हैं। देखिए, ये ज़रूरी क्यों कर हैं? उसकी वजह यह है कि 79 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए और यही निज़ाम चल रहा था। या तो फिर आपको निज़ाम की उन्होंने रीसेट करने की बात की, तब्दीली की बात की, या तो इस मुल्क में अगर आपने जमहूरी निज़ाम हुकूमत रखना है तो फिर आपको नए इंतजामी यूनिट्स या नए सूबों की तरफ जाना पड़ेगा। यकीनन ये फैसला हो चुका है। क्यों जाना पड़ेगा? आपने अगर अपनी इकोनॉमी की सिचुएशन को बेहतर रखना है, आपने गुड गवर्नेंस करनी है, अवाम को अगर आपने उनके मसाइल को हल करना है, कौमी और अवामी मसाइल को, तो फिर आपको नए इंतजामी यूनिट्स की तरफ या नए सूबों की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर आपको बल्दियाती निज़ाम जो है उसको हकीकी मायनों में मजबूत करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप ये सिस्टम नहीं चाहते तो फिर आप देखें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात भी की जा रही है। खैर, ये सारी डिबेट इसलिए जोर पकड़ी कि मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा। देखिए, जरूरी क्यों है? अगर आप मुल्क के हालात देखें, केपी के और सूबा बलोचिस्तान की सिचुएशन देखें सिक्योरिटी की, तो इवन आप पंजाब की सूरत देख लें, सिंध की भी देख लें, जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ, और सिंध की सिचुएशन देखें, तो फिर आपको अगर इंतजामी कंट्रोल करना है, आपने माशी कंट्रोल करना है, तो फिर आपको नए सूबे या इंतजामी यूनिट बनाना नागुज़ीर है। हाँ सर, लेकिन डिबेट किस जहां पर पर मेरा सवाल ये है अनवर रज़ा साहब, जहां पर मौलाना जैसी शख्सियत सालों से सियासत कर रहे हैं, सियासत में बड़ी जीरक शख्सियत हैं, उनके अगर आप बयानात देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि पीटीआई को देखें तो वो शायद इसके हक में है। अच्छा नहीं अरसलान, वो देखिए ना, मैं उधर उधर आपके सवाल की तरफ आ रहा था। देखिए, ये तो वो चीज़ें हैं जो मुल्क के लिए नागज़ीर हैं, और अगर आपने गुड गवर्नेंस करनी है तो ठीक। अब आते हैं इस पर जो सियासत की जा रही है जमातों की तरफ से। देखिए, इस पर मुस्लिम लीग नून भी सियासत कर रही है, और वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम बार गेन कर लें, पॉलिटिकली जो गेन कर सकते हैं करें। आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस पर रिलेक्टेंट है, और वो भी यही कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमात है, वो कहते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए या इंतजामी यूनिट्स का क्याम नागज़ीर है, वो भी कहते हैं। अब जो नहीं कहते वो क्यों नहीं कहते? मौलाना फजल रहमान साहब की ख्वाहिश यही है, जब हम उनके पास बैठते हैं, मेरी उनसे अभी 2 रोज़ पहले भी हम बैठे, बात हुई, वो नेशनल प्रेस क्लब में भी आए, एक शादी पे भी हम इकट्ठे थे, चाहते वो भी यही है। उन्हें भी पता है कि मसाइल का हल
नए सूबे हैं या इंतजामी यूनिट्स हैं, या फिर आपका जो बल्दियाती बाख्तियार निज़ाम है उसको मजबूत करना है, उसको बाख्तियार करना है। अच्छा, अब यहाँ पर हो रही है सियासत। ये एक तरफ तो रखते हैं कि मुल्क और कौम के लिए ये फायदेमंद है। अब सियासत क्या हो रही है? देखिए, मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश है कि अगर आपने पंजाब को सूबों में तकसीम करना है तो फिर उन्हें पोलिटिकली ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज क्या मिलेगा, उनके हिस्से में क्या आएगा। देखिए ना, यहाँ पर तो हिस्सेदारी की बात शुरू होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है। मुल्क में जो लोग बात ये कर रहे हैं कि देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये नहीं कहा कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए, इंतजामी यूनिट नहीं बनने चाहिए, मुकामी हुकूमतों को मजबूत नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं अब ये वक्त मुनासिब नहीं है। शायद ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी ये वक्त मुनासिब नहीं है। इस वक्त ये नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? देखिए, अगर उनको इसके लिए ज़रूरी क्या था? बात ये दुरुस्त है कि सबसे पहले पार्लियामान के अंदर इसकी बहस को जनरेट करना चाहिए था। आप पार्लियामान के अंदर इस बहस को लेकर नहीं गए, आपने बाहर से ये बहस शुरू कर दी। ठीक है, अवाम ने इस पर गुफ्तगू की, जो तंजीमें हैं, NGOs हैं, वो बोल रहे हैं, SDPI ने सेमिनार करवाने शुरू कर दिए। अब एक बात सुनिए, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब जमातें हैं ना, और जो उनके जिन्होंने उनसे फायदे हासिल किए हैं पोलिटिकली, अब उन्होंने इस डिबेट को मजीद बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब मसला ये है कि आप पार्लियामान के अंदर बैठिए, इस पर हुकूमत को चाहिए था और एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए था अच्छा, कि इसके कौमी अनवर इत्तेफाक साहब राय पैदा करना चाहिए। टेक्निकली बहुत सारे महरक़ात हैं, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। क्योंकि देखें, एक यूनिट नहीं बनना है। यूनिट कोई ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठें और एक कमरा खोल दें और कह दी ये लें चलें, यहाँ से इतने शहर एक नया सूबा हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता। उसका एक इंतजामी यूनिट का गवर्नेंस मॉडल, प्रॉब्लम ही वही है कि गवर्नेंस मॉडल के ऊपर बात हो रही है कि ये गवर्नेंस मॉडल शायद ठीक से काम नहीं कर रहा है। राजा साहब, सर आपका क्या व्यू है इसको लेके? राजा साहब। थैंक यू वेरी मच खोकर साहब, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। असल में बात ये ना, डिबेट इस तरह से नहीं। आपका क्वेश्चन ये है कि नंबर 1 सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। नंबर 2 बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये कैसे बनने चाहिए। अब असल बात ये है कि ये डिमांड कहाँ से आ रही है। आपकी जो इलेक्टेड पार्टीज़ हैं, वो आपकी जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, जो अपोजिशन में हैं, उनकी पार्लियामेंट की विल क्या है, आपकी प्रोविंशियल असेंबली की विल क्या है। देखें, अवाम की ख्वाहिशात का इजहार तो पब्लिक से, पार्लियामेंट से ही होता है ना, असेंबली से ही होता है। तो नंबर 1 तो ये है कि क्या अवाम चाहती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इसमें चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी भी अभी इस पर बात हुई है, इसमें चाहिए। तो उसके लिए जो प्रोसेस इख्तियार किया जाए, अगर लीगल प्रोसेस इख्तियार किया जाए, इसमें तो डिबेट नहीं है। इंडिया के 7 प्रोविंसेस थे जिस वक्त बना था, और 2-3 उसके फेडरल यूनिट थे। तो अभी उसके 29 तक प्रोविंसेस हो गए। उन्होंने बड़ा इजी रखा हुआ है। सर उन्होंने तो एक कमीशन तश्कील दिया 1950 में। पंजाब जैसे बड़े सूबे से भी उन्होंने 3 सूबे, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब वजूद में आ गए। बिल्कुल ये बात ठीक है। सूबे, अब पहली बात तो ये है कि इस पे तो आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से पूछेंगे, वो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि जी सूबा बनना चाहिए, लेकिन कहाँ बनना चाहिए, कौन से सूबे में बनना चाहिए, इस पे बहुत बड़ी डिबेट है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि आपने जो आपकी पब्लिक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कहाँ आप कैसे आप जज करेंगे कि जी पब्लिक चाहती है या नहीं चाहती है। एक तो ये कि आपकी असेंबली है, इलेक्शन के थ्रू लोग आते हैं कि वो अगर बनाना चाहते हैं तो पॉलिटिकल विल उधर से आ जाती है। दूसरा आपका ये है कि मैं आपको हज़ारा की मिसाल दे दूं। एक, अगर वहाँ पे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग है, आप उससे पूछें, आप PTI से पूछें, मैं हज़ारा की हद तक बात करूँ, उनके किसी MNA से, किसी MPA से, वहाँ जमात इस्लामी से आप पूछें, वहाँ की आप जमीयत से आप पूछें, जिस पॉलिटिकल पार्टी से पूछेंगे वो तो कहेंगे कि जी आप ठीक है, बनाना चाहते हैं। कराची में ये सिचुएशन नहीं है। कराची में आप इस पार्टी, कराची के जो सदर हैं उनसे पूछें, वो कहेंगे नहीं बनाना। दूसरी कोई पार्टी कहेगी नहीं बनाना। जय सिंध वाले कहेंगे नहीं बनाना। पश्तून उसमें डिवाइडेड होंगे, पंजाबी उसमें डिवाइडेड केपी में भी होंगे। यही खबरें हैं। केपी में भी वो कह रहे हैं कि बनाना है। बाकी जगह तो बनने पे तैयार है। प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में तो बनाना चाहती है, पंजाब को जनूबी पंजाब में तकसीम करना चाहती है, पर सिंध में वो कहते नहीं हो सकता। ये बड़ी अजीब बात है कि आप दूसरे सूबे की तो बात बड़े आराम से कर लेंगे, फिर दूसरा सूबा कहेगा हमारी बात। अच्छा, एक ब्रेक, सर ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से आएंगे। अब जरा और चीज़ें उस पर भी बात करेंगे। क्या वाकई अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं तो किस पैराए में हो सकते हैं, और अब क्या इसकी ज़रूरत मौजूद है ज़्यादा आज से पहले, क्योंकि सिचुएशन बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। हम बात कर रहे हैं सूबों को लेकर, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त सिचुएशन ये है कि अपोजिशन, हुकूमत, इसके दरमियान चपकलिश ख़त्म हो। सड़कों पर बार बार आना, सड़कों की ब्लॉकेज होना, इस्लामाबाद शहर भी मुश्किल होता जा रहा है लोगों के रहने के लिए। और एक बार फिर अगर कोई सिचुएशन बन गई इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, तो बड़े मामलात ख़राब हो जाएंगे। और इस वक्त सिचुएशन इसकी मुतामिल नहीं है।
पाकिस्तान इस वक्त स्टेबिलिटी चाहता है, ख़ासतौर पे पॉलिटिकली। इन सारी चीज़ों पर क्या गवर्नमेंट वाकई बात करना चाहती है जो वज़ीर आज़म इस वक्त दावत देने और करना चाहती है, तो किस पैराए में ये बात हो सकती है? अब्दुल्ला गुल साहब, सर प्लीज़। देखिए, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट बात करना चाहती है, ऑपोजिशन भी बात करना चाहती है, दोनों के अंदर ये ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन किन असूलों के ऊपर, किन बुनियाद के ऊपर? ऑपोजिशन ये कहती है कि उनकी लीडरशिप को रिहा किया जाए, उनके साथ जितने भी इलेक्शन कमीशन के केसेस हैं उनका फौरी फैसला किया जाए, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी के अंदर आपको पता है कि अभी मुख्तलिफ ग्रुप्स भी सामने नजर आ रहे हैं। आज ही के दिन जो मुजाहरे हुए हैं उसके अंदर तो जरदारी साहब के खिलाफ नारे लग गए हैं और मुराद अली शाह के खिलाफ नारे लग गए हैं। तो ये भी एक बड़ी तशवीश की बात है कि सिंध के अंदर ही ये काम शुरू हो गया। तो अभी ऑपोजिशन तो ये चाहती है, हुकूमत क्या कहती है कि ऑपोजिशन बिल्कुल बीबा बच्चा बन के बैठ जाए और कुछ भी ना बोले और हमारे हर स्याह सफेद को वो यस सर करके बात करें। ये भी नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि एक कलैप्स हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप अवामी रद्द अमल देखें तो पीटीआई जिस तरीके से अवाम को बाहर कभी निकाला करती थी, ये ताकत अब वो अपनी मेरे ख्याल में खो चुके हैं। अवामी सतह के ऊपर केपी तक के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि अवाम बाहर निकले। ना ऐसा कोई बड़ा जलसा जुलूस रैली हमने नहीं देखी। पंजाब और सिंध का दौरा भी जो था सोहेल आफरीदी साहब का, वो कोई कामयाबी का जामिन ना बन पाया। अब जो दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि सूबों की भी एक बहस छिड़ी हुई है, यानी कि जो अहम तरीन पाकिस्तान के लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि सूबों के मामले के ऊपर अपोजिशन और पानी के मामले पे और दीगर अहम इशूज के ऊपर तमाम पार्टीज जो हैं वो क्या मौकफ लेके चल रही हैं। लेकिन उनको ये नजर आ रहा है कि ये सिर्फ अपने मौकफ के लिए इकट्ठे हो सकते हैं और कल को अगर इनकी अजारादारियों के ऊपर लात पड़ेगी तो जो सियासी अजारादारियां इन्होंने सूबों के हिसाब से बनाई हुई हैं तो ये फिर एक पार्टी बन जाएंगे, यानी कि ऑपोजिशन क्या और हुकूमत क्या ये सब एक ही जैसे सफ में खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ तो ये बात खत्म करें। अब दूसरी बात है मौलाना फजल रहमान फैक्टर का। मौलाना फजल रहमान जो है वो वाहिद आदमी है जो इस टाइम पे अवाम को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वो क्यों निकालें? उनको पीटीआई से क्या फायदा होगा? महमूद खान अचगई साहब के पास तो मेरा लेकिन सर बातचीत तो हो रही है उनकी पीटीआई के साथ मौलाना साहब की, और बड़ी तगड़ी हो रही है। नहीं, तगड़ी मुलाकातें होना और बात है और अवाम बाहर निकालना और बात है। मसला ये है कि पहले भी तो बातें तो तकड़ी हुई थी ना पीटीआई के साथ, लेकिन क्या मौलाना फिर अवाम का लश्कर लेके निकले थे? क्यों लेके? अब यहाँ मफादात क्लैश होना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जनाब हमारी पार्टी को भी तो जाहिर है एक पार्टी के अंदर भी ऑपोजिशन मौजूद होती है, तो वो कहते हैं कि जी वो हम जो है वो सारा दुख सहें बेफाख्ता और कव्वे अंडे खाएं, ये वाली सिचुएशन तो नहीं हो सकती ना। इस वजह से वो कहते हैं कि जी हमें क्या फायदा होगा। यही तो मसला है सियासतदानों का। और महमूद खान अचगई के पास तो आपको पता है बंदे ही कोई नहीं है। वो तो अगर बंदे होते तो यहाँ आप क्यों बैठे होते? वो तो बलोचिस्तान कर रहे होते। वो तो अपने घर शायद जाने की इस टाइम पे वहाँ ऐसी पोजीशन नहीं है कि वहाँ अपने बोलान में जा सकें, वगैरह वगैरह। तो कहने का मुराद यह है कि ये एक कैच 22 की सिचुएशन है, ना जाए मांदम है ना पाए रफ्तम है। सियासतदानों को एक अपनी मंडली लगानी होती है, उसके लिए वो मुख्तलिफ तरीक़ेकार इख्तियार किए रखते हैं। अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है और जो बुनियादी मामलात होते हैं उनसे वो मुनहरिफ होते हैं। अवाम की रिलीफ के लिए कोई बात नहीं होती, कोई कानून के बालादस्ती की बात नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ की बात नहीं होती, वगैरह वगैरह। लेकिन इस सब के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ऑपोजिशन की ये जितनी भी बातचीत इस टाइम पे चल रही है इसका कोई खास असर नहीं होता। ये हमने हर साल देखा कि जैसे ही सितंबर आता है, मौसम अच्छा होना लगता है, तो फिर जलसे जुलूस रैलियों का काम शुरू हो जाता है। लेकिन क्या ये जलसे जुलूस रैलियां इस मेयार के होंगे कि जिससे हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए, खासतौर पे जब वो मार्का हक के बाद मजबूत भी हुई हो, इंटरनेशनल जब उसका एक किरदार भी बढ़ रहा हो, डोनाल्ड ट्रंप भी उसकी तारीफ कर रहे हो, वगैरह वगैरह। इस हुकूमत को अगर कोई गिरा सकता है तो इस हुकूमत को तो सिर्फ वही गिरा सकते हैं जो माजी में गिराते आए। अच्छा अनवर रज़ा साहब, बात अगर होती है किस पे राय में हो सकती है? बात तो शुरुआत ही कहीं और से होती है और शायद उसकी बर्फ हमने देखा अभी पिछले दिनों पिघली भी, पर जो एक दरख्वास्त गई है
हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें से वज़ीर दाखिला साहब का नाम निकला तो एक नई बहस छिड़ गई। पर अब कैसे हो गया, डायलॉग कैसे होगा? एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं आए बैठे बात करें, गौहर साहब कहते हैं बात करना बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन रहती, इसी तरफ हुकूमत के ख़िलाफ़ अदालत में भी जा रहे हैं। बात तो पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान होगी जो आवाम को नजर आएगी, जो आपको और मेरे लिए बातचीत की जाएगी। आपने मौलाना फजल रहमान और पीटीआई की बात की। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि वो पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतहरिक करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त अगर कोई स्ट्रीट पार है किसी के पास और लोगों को सड़कों पर कोई ला सकते हैं तो वो मौलाना फजल रहमान है। उसकी वजह यह है कि वो डिसिप्लिन जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए नाकाम है कि उनकी अपनी क़यादत के दरमियान कोई इत्तफाक नहीं और फैसले एक जगह पर नहीं होते। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर की मुज़ाकरात की दावत की बात की। देखिए, ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि असल मामला जहाँ से हल होना है, हम उसकी तरफ ज़रा बात कर लें। बीबी बुशरा की और इमरान खान साहब की मुसलसल तवातर के साथ जेल के अंदर मुलाकातें होती रही हैं। आप देखिए, सुहेल अफरीदी के जो इंटरव्यूज़ हैं वो मीडिया पर आना, ये वो इंडिकेटर्स हैं। फिर 27 की डेट दे देना सितंबर की कि हम एहतजाज करेंगे, उसमें काफ़ी गैप था। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत के दरमियान मुख्तलिफ आरा थी। ये वो इंडिकेटर्स हैं कि जब हम देखते हैं कि लोगों को रिलीफ मिलना शुरू होता है। डेफिनेटली बानी पीटीआई को अगर रिलीफ मिलेगा, अदालतों से मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो पहले की सिचुएशन थी और अब की सूरत हाल को आप खुद ज़रा मद्देनजर कर लीजिए। आप जानते हैं कि क्या है। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ देने की बात की। हुकूमत ने कहा जेल मेलबर्न के अंदर नहीं है। 1978 के जो जेल रूल्स हैं उसके मुताबिक आप उनको सरकारी हॉस्पिटल में ला सकते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ला सकते। 2 दिन का वक्त था तो हुकूमत को जाना चाहिए था। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने देखा है कि जेल के अंदर लोग, हमने देखा हुक्मरान जो जिला वतन हुए, जो बाहर चले गए, रिलीफ मिल गया, प्लेटलेट्स का मामला आ गया। फिर जेल के अंदर जरदारी साहब भी रहे, खान साहब भी रहे। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बिल्कुल मुसद्दका इतलात है और बिल्कुल मैंने अपने शो में भी ये बात कही कि बानी पीटीआई जो थे वो जब पिम से दोबारा डयाला जेल गए, उनकी अपनी भी ख्वाहिश थी कि मैं ठीक हूँ तो मुझे दोबारा डयाला जेल जाना चाहिए। देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको मद्देनजर रखना होगा। अगर बात कोई बनेगी तो वो फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बनेगी और मामला इतना आसान नहीं जितना आप और मुझको दिखाई दे रहा है। सुबह की बात की जा रही है, इंतजामी यूनिट्स की बात की जा रही है, सिस्टम को रीसेट करने की बात की जा रही है। तो ये बहुत सारे अवामिल है। खान को अडयाला जेल से लाना, लेके फिर अडयाला जेल लाना, दोबारा लेके जाना, ये भी एक मैसेज था। ये जिनको मैसेज था उनको भी बड़ा बाखूबी पता है। अब उसके बाद उनकी टोन भी चेंज देख लीजिए। सियासी जो अब उन्हें पता है कि नए सूबे बनने चाहिए। देखिए, नए सूबे तो बनने चाहिए, सियासत इस पर हो रही है। इस पर मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई सारे चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकल कोई ना कोई फायदा हासिल हो इस वजह से। देखिए, मुल्क के लिए अगर सोचना होगा तो फिर तो आपको नए सूबों, इंतजामी यूनिट या बाख्तियार मुकामी हुकूमतों की तरफ जाना ही होगा। अदरवाइज नहीं करेंगे तो जिन्होंने करवाना है फिर वो करवा लेंगे, उनके पास तरीकाकार मौजूद है। जब ये फैसला हो चुका है कि कोई हमने नए निज़ाम की तरफ जाना है, वो सूबे इंतजामी यूनिट हों, बाख्तियार मुकामी हुकूमतें हों, बल्दे वो सदारती निज़ाम हो। इस मुल्क में चीज़ें तब्दील, पोलिटिकल चीज़ें तब्दील होते ओवर द नाइट हो जाती हैं, रातों रात पता ही नहीं चलता कि होता क्या है। तो देखें, डिबेट शुरू हुई है, इससे आप और मैं कोई ना कोई नतीजा कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, कोई रूमर हमारे दरमियान आ सकती है, कोई अंदाजा हमारा गलत या सही हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं। अब मौलाना की जो बात है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी तो कोई ना कोई सियासी फायदा हासिल करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अरसलान, मौलाना फजल रहमान साहब के नवाज शरीफ साहब के साथ और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। माजी में आपने देखा ना, 26वीं 27वीं आनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान साहब ने कैसे पीटीआई को मक्खन से बाल की तरह निकाल बाहर फेंका था। अब भी आप जरा सोचिए ना कि वो क्यों कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंधा देंगे। वो अपोजिशन, मुत्तहदा अपोजिशन का जो ऐलान है उसमें वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खुद गेन करें। वो इस पोजीशन में हैं। और एक और बात, जब आपने सारी ज़िंदगी किसी के कंधे पर बैठकर सियासत की हो तो फिर आप कैसे उसकी गर्दन पर हाथ डाल सकते हैं? ये इतना आसान नहीं है जितना नज़र आता है। हाँ, पॉलिटिकल गुफ्तगू आप और मैं या पॉलिटिकल हुक्मरान जितनी मर्जी कीजिए, होगा वो जो तय हो चुका है। और उसका तरीका का क्या होगा, कैसे सियासी जमातें मानेंगी, ये अब डिबेट है। जो नहीं मानेंगी फिर वो उन्हें किक आउट किया जाएगा, फिर चीज़ें तब्दील होंगी। और चीज़ें पाकिस्तान में जिस तरह तब्दील होती हैं, तारीख इसकी गवाह है। आप और मैं इसके अमीन हैं और हम इसके शाहिद भी हैं। बिल्कुल सही बात है, चीज़ें जब तब्दील होती हैं। अच्छा राजा साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन है, एक तरफ गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ अपोजिशन है, मामलात शायद इस विज़िट के बाद बेहतर होने चाहिए थे, लेकिन वो फिर अदालत पहुंच गए और अदालत में जब गए तो एक नई बहस छिड़ गई कि वज़ीर दाखिला का नाम निकल गया वहाँ से। एक तरफ सूबों की बहस नहीं थम रही, दूसरी तरफ ये मामलात नहीं थम रहे कि कैसे मामलात तय होंगे। और फिर क्या वाकई गवर्नमेंट इस वक्त इस पोजीशन में है या इतनी परेशानी में है कि उसे बात भी करनी है, कोई बहुत इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, या सिर्फ
बेहतर करना चाहते हैं इस वक्त पॉलिटिकल मामलात को, पर अपोजिशन का मिजाज नहीं समझ आ रहा। अच्छा, इस तरह से है कि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है मुल्क में कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो हद से ज़्यादा है। वो इस तरह से कि आप बात अगर करना चाहें भी तो आप कहते तो हैं आप बात करेंगे, लेकिन आप बात किस डिमांड्स क्या हैं, सबसे पहले डिमांड्स जो सामने आनी चाहिए। अभी तक अगर आप कहें कि 1 2 3 4, एक डिमांड तो आपको नज़र आती है कि जी आप बानी पीटीआई को रिहा कर दें। एक डिमांड आपको कभी ये आती है कि जी आप ये हुकूमत जाली है और ये हुकूमत चली जाए, और आप हमें इस तरह की डिमांड भी आती है हुकूमत आप हमारे हवाले कर दें। ये भी आती है कि जी आप नया इलेक्शन करवा दें। तो पहली बात तो ये है कि ये पता चले कि मुतालबात क्या हैं, डिमांड्स क्या हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पार्टी के अंदर जो अपोजिशन है ख़ास तौर पे, उसका अभी तक कंसेंसस आपको कुछ पता नहीं चलता। केपी से और बात आती है, सिस्टर से और बात आती है, चेयर पर्सन से और बात आती है। उनके आपस में भी इख्तलाफात इतने हैं कि उनका पहले अपने अंदर कंसेंसस डेवलप करें, नंबर 1। नंबर 2, फिर कभी अचकजई साहब पे भी अदम एतमाद किसी न किसी कोने से आ जाता है। अभी मौलाना साहब आए हैं, मौलाना साहब पे ये कब तक एतबार करते हैं ये भी आप देख लेंगे। शायद इसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता या महीना लगे कि मौलाना साहब के खिलाफ भी कहीं ना कहीं से बात आ जाएगी। खास तौर पे केपी से तो उसके खिलाफ आवाज़ें, उनके खिलाफ उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी तो उठती ही रहती हैं। तो ये पहली बात तो ये कि अपोजिशन खुद उसका आपस में कंसेंसस डेवलप हो, एक चार्टर ऑफ डिमांड उनके पास हो, वो फिर गवर्नमेंट के पास लेके जाएं कि वो करें। फिर गवर्नमेंट की भी पोजीशन ये है कि गवर्नमेंट आपसे बात करेगी। गवर्नमेंट किन बातों, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव वैसे लेना चाहिए। आखिर में आपको जितनी गड़बड़ भी हो, जितनी लड़ाई झगड़ा आप करें, तो सियासत में ये है कि सियासत में डायलॉग आपको करना पड़ेगा। आज करें कल करें, आपको एक वक्त आएगा कि जब आपको बैठना पड़ेगा। अब मसला ये है कि हुकूमत की तरफ से भी एतबार नहीं है। उनको भी ये है कि आपकी अगर आप एक डिमांड मानेंगे तो वो दूसरी ले आएंगे, दूसरी मानेंगे तो वो तीसरी लाएंगे। और कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, तो कोर्ट्स में केसेस को कैसे आप वाइंड अप करेंगे। सबसे जो बड़ा मसला यहाँ पे है वो ये है कि अगर आप फर्ज करें, एक सिनेरियो है कि आपका डायलॉग होता है और हुकूमत चाहती है कि जी बानी पीटीआई बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद उनका क्या रवैया होगा ये किसी को ट्रस्ट ही नहीं है। अगर वो कहेंगे भी, इनको लिख के भी दें, इनको गारंटीज भी दें कि जी मैं बाहर आके एक लफ्ज़ नहीं बोलूंगा, मैंने कुछ नहीं कहना है, लेकिन इस गारंटी पे किसी को यकीन नहीं है। कोई एतबार नहीं करता है कि वो बाहर आएंगे और बाहर वो उसी तरीके से बिहेव करेंगे कि जैसे उन्होंने आपके साथ कमिटमेंट की है। फिर अगली बात ये होती है कि उनसे कोई भी मुलाकात, ये मुलाकातों पे भी बड़ी बात हुई, क्योंकि हर बार जब मुलाकात होती थी उस पर बड़े सख्त किस्म के बयानात आ जाते थे। और आखिर में पहले जब तो मान ही नहीं रहे थे सर, पहले तो माना नहीं था उन्होंने, उसके बाद वो जो बिल्कुल, वकील ने और सारा आखिरी अदालत मुलाकात में में बात कर सख्त दी, तो उसके बयानात बाद आए। तो मामलात ही बड़े तब्दील हो गए। अच्छा, मैं चाहूँगा एक छोटा सा, अब्दुल्ला गुल साहब, सर क्या ये इस वक्त अपोजिशन अलायंस जो आप देख रहे हैं, क्या ये मुमकिनात में है अपोजिशन अलायंस, या ये अपने अपने मामलात की वजह से मुश्किल नज़र आ रहा है? पहले भी हमने देखा था, बन नहीं पाया था। देखिए, ये ऑपोजिशन अलायंस ऐसा ही है जैसी हुकूमती अलायंस है, मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो ये इकट्ठे हो गए हैं। हुकूमत के अंदर तो ये होता है ना कि सबको हलवे मांडे मिल जाते हैं, लेकिन ऑपोजिशन के अंदर तो डंडे वगैरह ही मिलते हैं। तो नेचुरली इस टाइम पे इनकी ज़रूरत भी है। इनको पता है कि मामलात ख़राब हो रहे हैं, अवाम के अंदर पजीराई बिल्कुल सिफर होकर रह गई है, और साथ ही साथ जो है वो मुल्क तो आगे बढ़ रहा है। और जैसा तैसा वो तो हमें पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से बढ़ रहा है, वो किसी शख्सियत की वजह से नहीं बढ़ रहा कि हम कहें कि जी हुकूमत बड़ा बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। हुकूमत तो जो कर रही है वो तो मतलब किसी दिन अलहदा बात कर लेंगे। लेकिन इस टाइम पे जो ओवरऑल है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को एक मजबूत सिविल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, और जाहिर है जब मजबूत सिविल गवर्नमेंट होगी तो इंटरनेशनल दुनिया के अंदर हमारा एक नाम और मुकाम ज़रूर रहेगा। वरना आपको पता है बहुत सारे जमहूरी मसाइल भी आते हैं दुनिया के अंदर, फिर कि जी आपका मुल्क ऐसा चल रहा है, वैसा बिल्कुल चल ऐसा रहा ही है, वगैरह वगैरह। तो इस टाइम पे ऑपोजिशन जो है वो कुछ ना कुछ तो दिखाना। थैंक यू सो मच। तीनों हजरात से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। हमें एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे ज़रा बात करेंगे इसी अपोजिशन इत्तेहाद में एक नया ट्विस्ट आया है। पीटीआई और मौलाना, उनकी जमात क्या एक साथ वाकई आगे कोई मुआहदा करने वाले हैं सीट एडजस्टमेंट का? जबकि मौलाना तो केपी के भी इलेक्शन को नहीं मानते थे और कहते थे मेरी सीट्स भी खाई गई हैं, और ये भी केपी फॉर्म 47 है।
तो ये कैसे चल रहा है मामला, इसी पर बात करेंगे। जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था, क्या वाकई में सीट एडजस्टमेंट तक बात हो सकती है मौलाना और पीटीआई की, और किस पैराए में हो रही है ये बात, और क्या वाकई मौलाना समझते हैं कि वो दोनों तरफ सेफ साइड खेल रहे हैं, और शायद दोनों तरफ ही, अगर एक तरफ से भी मामला ब्लैकआउट हो गया तो दूसरी तरफ भी रास्ता ओपन है। लेकिन जो बात शफी जान कह रहे हैं कि मौलाना के साथ तमाम मामला तय हो गए, आने वाले दिनों में एक मुआहिदा होगा, हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे अगले इलेक्शन में, तो ये सब कैसे होगा? और फिर क्या कोई वाकई ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, अपोजिशन का बनने जा रहा है, तो कैसे बनने जा रहा है? दूसरी तरफ तो गवर्नमेंट कहती है बात करें और आप डायलॉग करें, जबकि गवर्नमेंट की फिलवक्त की कोई मजबूरी नहीं है, बट इस सिस्टम की मजबूरी ज़रूर है कि इसमें बात की जाए। नौशाद अली साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, आपने वक्त निकाला। सर, ये क्या होने जा रहा है? मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमने बात करनी है, कभी कहते हैं बात नहीं करनी है। अब मौलाना साहब और पीटीआई का एक बार फिर साथ नज़र आ रहा है, क्या वाकई है ऐसा? देखिए, सियासत में जो मुफादात हैं ना, जब वो कॉमन हो जाते हैं, मुश्तरक हो जाते हैं, तो फिर बहुत सी चीज़ें जो है पसे पर्दा चली जाती हैं। इस वक्त जो सिचुएशन हमारे सामने है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ बाख्तियार लोगों को और कुछ अंदर के लोग जो जानते हैं, जो आने वाले वक्त के अंदर, अगले आइंदा 6 माह के अंदर होने जा रहा है इस मुल्क के अंदर, उसको सामने रखते हुए ये जो इस वक्त इत्तेहाद तश्कील दिया जा रहा है, ये उसके पीछे वो सारा मामला है। अब चूंकि आप जानते हैं कि मैं इसका हवाला आपको दे दूं ताकि आपको शायद समझ आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कि फौज को 6 माह की एक्सटेंशन दे दी गई है पिंडी इस्लामाबाद में। तो यकीनन वहां कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि बानी तहरीक इंसाफ, उनकी बेगम साहिबा और फैज हमीद से मुतालिक है। तो इस बुनियाद के ऊपर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पास हुई जो इस्लामाबाद में आजकल आप जानते हैं कि सर्कल भी कर रही है, वहां पर इस पर बात भी हो रही है, और उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ चीजें जो हैं वो कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा महाज खड़ा किया जाए कि जो अरबाब इख्तियार हैं या अरबाब जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं या जो ताकतवर लोग हैं, वो काम ना कर सकें जो वो करना चाहते हैं, जो जो नजर आ रहा है कि होने जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर ये इत्तेहाद जो है ये फॉर्म किया जा रहा है। अगरचे के इत्तेहाद बनते हैं, इसमें कोई, आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम की शक्ल में जब जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ जो इत्तेहाद बना हुआ था अपोजिशन का, वो भी बनाया था। तो हुकूमतें देखें, ये जो 2.5-3 साल पूरे होने के बाद जब आप इलेक्शन की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं तो ये शोर शराबा शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ जरा थोड़ा बदकिस्मती ये है कि 3 साल तक जो है ना, वो उसके बाद जब पॉलिटिकल थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी होता है वहां पर, चूंकि इलेक्शन ईयर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो वो अपने ही काम शुरू कर देते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ जो रिवाज है कि 3, 3.5, 4 साल से ज्यादा कोई प्राइम मिनिस्टर गुजारता नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब वैसे तो पीडीएम की गवर्नमेंट में जो है वो उसको मिला लें तो 5 साल तकरीबन हो चुके हैं उन्हें, लेकिन एक्चुअली इस हुकूमत के जो 3 साल हैं वो उसके बाद अब मामला इस तरह चल पड़ा है कि जी ये चूंकि प्राइम मिनिस्टर निकालता नहीं है, तो कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि किसी तरीके से जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो हटाया जाए और उसकी जगह को नए मामला जो है वो किए जाएं। इस एक आस के ऊपर, उम्मीद के ऊपर बहुत सारा कुछ फॉर्म किया जा रहा है। लेकिन दुनिया भर में हालात बदलते भी हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज जो पहले माजी में हुई है वही दोबारा भी दोहराई जा सके। ये भी जरूरी नहीं है कि वो ना दोहराई जाए, हो सकता है दोहराई जाए, इस बार भी दोहराई जाए। ये कोशिशें तो बहरहाल शुरू हो चुकी हैं और मकसद इस सारे को फॉर्म करने का यही है। मौलाना साहब जो हैं वो ये समझते अच्छा हैं कि नौशाद साहब, एक चीज पीटीआई इसमें जो है उसकी इंपॉर्टेंट है ताकत। नौशाद साहब, जो शफी जान कह जी, रहे हैं, जी। वो कह रहे थे कि मौलाना के साथ एक मुआहिदा भी हो जाएगा, मौलाना साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट भी हो जाएगी अगले इलेक्शन के लिए। देखिए, वो आप अगर गौर करें तो आपको याद होगा कि जो एक्चुअली मौलाना साहब की धांधली का क्लेम है वो पीटीए के अगेंस्ट था, क्योंकि केपीके के अंदर जो कुछ हुआ था, जो धांधला हुआ था, बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान उसकी वजह से किसी ऐसी पोजीशन में नहीं आए कि वो कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप बन सके जिस तरह से वो पहले रहे हैं हुकूमतों के लिए, क्योंकि उनकी पार्लियामान में उस सतह की हैसियत और कैपेसिटी नहीं थी। इस वजह से वो इस बार इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं रहे। अब मामला ये है कि उनको ये मालूम है कि अगर उन्होंने इलेक्शन में लड़ने जाना है तो उन्होंने किसी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, और किसी के खिलाफ जब इलेक्शन लड़ना है तो इससे 2 बातें जाहिर हो रही हैं, आपके सामने आ रही हैं। एक ये कि मौलाना अपनी ताकत जो है उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और एक बात ये समझ में हमें ये भी आ रही है कि पीटीआई भी कहीं ना कहीं अपनी ताकत लूज कर रही है, तभी वो मौलाना के साथ इत्तेहाद करने की बात कह रही है। सीट एडजस्टमेंट जो होती है आइंदा इलेक्शंस के लिए,
ये मामलात यकीनन तय किए जाते हैं, पहले ही तय होते हैं। वो अगर करना चाहते हैं तो वो जरूर करें। हो सकता है कि उन्हें ये लगता हो, मौलाना साहब को ये लगता होगा कि पीटीआई की जो है, जिसे कह लीजिए कि अपनी ग्रिप मौजूद है, लेकिन पीटीआई को ये लगता होगा कि वो ग्रिप लूज कर रही है, तो उन्हें वो सीटें जहां वो मौलाना उन्हें हरा सकते हैं वो कोशिश करेंगे कि अपने साथ मिला लें, ताकि कल वो एक ऐसे इत्तेहाद के अंदर हों जहां बजाय आपस में लड़ने के वो इन दो बड़ी जमातों के खिलाफ लड़ें, जिनके बारे में जो आम ख्याल तस्वर किया जाता है कि इन दो जमातों का कब्जा है, दो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का इस मुल्क पे कब्जा है, इनकी औलादों का कब्जा है। जो आप सुनते हैं, जो बातें आम अमूमन हमारे यहाँ की जाती हैं कि इनसे जान छुड़ाने की जरूरत है, तो वो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर, कि क्या थर्ड ऑप्शन मौजूद है। आज से पहले तक आप देख रहे थे कोई थर्ड ऑप्शन मौजूद नहीं थी। इस वक्त सियासत में कोई थर्ड ऑप्शन ही नहीं। खान साहब जो है वो एक जमाने में पीटीआई थर्ड ऑप्शन बनी थी, लेकिन अब पीटीआई अकेली किसी सूरत भी थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकती। तो अब वो चाहते हैं कि उनको छतरी मिले मौलाना फजलुर रहमान साहब की, मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि उनको ताकत मिले पीटीआई की। अच्छा नौशाद साहब, एक तरफ जीबी का इलेक्शन हुआ, वहाँ ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हुई, और यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हुआ, उसके बाद सारी सियासी पार्टीज़ डिफरेंट तरीके का बिहेवियर अपना रही है। ख़ासतौर पे आपने अभी जिक्र भी कर दिया कि उसके बाद बहुत सारी पार्टीज सोचने पर मजबूर है। इस्तेहकाम भी वहाँ पर उतरी थी, हमने उनके भी देखा वहाँ पर काम करते हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी तो हार के बाद ऐसे लग रहा है जैसे नून ने मान लिए थे जीबी के इलेक्शन और मामला। यहाँ पर पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपके सामने शैला रजा और दीगर साहिबान की। असल में देखिए, होता यह है कि कोई भी सियासी जमात जो है ना, वो जितनी अपनी बिसात बिछाती है, जो इलेक्शन का काम करती है, उससे वो कुछ नताइज एक्सपेक्ट करती है। लेकिन वो ये बात बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अवाम का जो रिएक्शन है या अवाम का जो रिस्पॉन्स है, उसको सही मैयर नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी क्या समझती थी और उसका क्या नताइज उनके सामने आए, लेकिन मेरी नज़र के अंदर मैं ये समझता हूँ जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं, चूंकि आज़ाद कश्मीर क्लोज है हमारे जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के, और ज्यादा इंटरेक्टिव है एज कम्पेयर टू गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान थोड़ा सा जरा आप कह लीजिए कि अभी भी वो इलाका उस तरह से हमारे यहाँ जो मामलात हैं उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है। कश्मीर का इन्वॉल्वमेंट पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर भी है, क्योंकि आप यहाँ से जब सीटें मुहाजिरों की हैं, या यहाँ पे बहुत से कश्मीरी, खुद नवाज शरीफ साहब जो है अपने आप को कश्मीरी आप जानते हैं कि वो कश्मीरी हैं, तो बहुत सारे ऐसी कश्मीरी हैं जो अगरचे के मुहाजिर या उसके वो कश्मीरी बन के इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन वो कश्मीरी हैं और यहाँ पाकिस्तान में हैं और वो पाकिस्तान के इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं। सो बेसिकली उसका उसका जो कनेक्शन है बराह रास्त वो और तरह से जुड़ा हुआ है एज कम्पेयर टू गिलगित बल्तिस्तान। और जब पीपल्स पार्टी अपने मामलात के अंदर उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट बढ़ाएगी, तो अल्टीमेटली उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो नजर आ रही होती है, क्योंकि वहां पर जब हुकूमत होती है, अगर आजाद कश्मीर में आप परफॉर्म करेंगे, आप पंजाब में परफॉर्म कर रहे होंगे और आप अनचैलेंज्ड होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा, आपको पता है पीपल्स पार्टी के अंदर बाकायदा इस चीज के ऊपर सर्वेस करवा के रिसर्च करवाई गई कि जो पंजाब के अंदर काम किया जा रहा है उसका क्या रिस्पॉन्स है और उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और आने वाले वक्त के अंदर जो वोटर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो वो सारा पीपल्स पार्टी के लिए खासा होशरुबा था कि भाई यहाँ पर पंजाब के अंदर नून लीग तेजी से रीगेन कर रही है। अब देखिए, प्रोग्रेस बहरहाल ऐसी चीज है जो नजर आती है और जो न्यूट्रल वोटर को बहुत इंपैक्ट करती है, तो कश्मीर पे उसका असर कहीं ना कहीं मौजूद है। और अगर वो मौजूद है और वो 2 साल इसी तरह काम करती रहती है नून लीग की हुकूमत, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो चैलेंज करना, काउंटर करना बहुत जरूरी है अपोजिशन के लिए भी, और एक्चुअली अपोजिशन के पीछे पीपल्स पार्टी भी मौजूद हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा है, ठीक हो गया। अच्छा नौशाद साहब, इसी को अगर कनेक्ट करें, चूंकि आपने बात इसी से शुरू की थी कि ये कनेक्शन है एक हमारे यहाँ पार्टीज और उनकी सियासत के तर्ज अमल को लेकर, मौलाना साहब आने वाले दिनों में ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात हो रही है, को बन सकता है? मौलाना साहब उसको लीड करना चाह रहे हैं या क्या मामला है? देखिए, लीड तो पहले भी करते रहे हैं, पीडीएम को भी उन्होंने लीड किया। लीड करना इतना बड़ा इशू नहीं है, असल इशू ये है कि वो उसको किस हद तक मुअस्सर कर सकते हैं। यानी मुअस्सर से मुराद, मैंने कहा उसको करने, मुअस्सर बनाने का मकसद ये नहीं होगा कि कोई हुकूमत जो है वो गिर जाएगी या हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे। असल मामला ये होता है कि आप आने वाले इलेक्शन के लिए गियर अप कर रहे हैं अपने आप को। ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं, अपनी चीजों की एडजस्टमेंट्स कर रही हैं, और करने के बाद ये किसी एक मखसूस लाएअमल के तहत आगे बढ़ेंगी, और फिर उसके जरिए ये कोशिश करेंगी कि अपोजिशन, चूंकि पीटीआई अपोजिशन कर ही नहीं रही,
अपोजिशन ना होने की वजह से वो अनचेक जा रही है नून लीग की गवर्नमेंट, और वो नून लीग की गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है, हो सकता है कि आने वाले वक्तों के अंदर इन पार्टीज को ये कहीं ख्याल पैदा हुआ हो कि ये जो है वो आइंदा के इलेक्शन भी जो है वो नून लीग जीत जाएगी अपनी इस कारकर्दगी की बुनियाद पर जो पंजाब में दिखा रही है। अगर इसका इम्पैक्ट आजाद कश्मीर में आ सकता है तो फिर बाकी सूबों में भी आ सकता है। तो उनकी कोशिश ये होगी कि नून लीग के ऊपर पॉलिटिकल चेक डालें, ताकि वो जो गलतियां, कमी, कोताही, खामियां पंजाब गवर्नमेंट के अंदर है वो उसको उभारें, लोगों को बताएं कि ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, ताकि वो वोटर इस तरीके से उनसे मरऊब ना हो। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, होना भी चाहिए। देखिए अच्छा ओपोजिशन नौशाद साहब, होगी। इसमें एक चीज़ ये भी है कि मौलाना साहब, और चले वो उन्होंने कह दिया शफी जान ने कि जी हम इस तरह एक मुआहिदा करने जा रहे हैं। मौलाना साहब की एक अपनी साख है, और ख़ास तौर पे पीटीआई को लेके एक डिफरेंट उनकी सोच थी हमेशा से। और अभी रिसेंटली भी उन्होंने जब तरमीम की बात आई तो पीटीआई उन्हीं के सर पे सारा काम कर रही थी। आखिर में पीटीआई ने अब सेविंग चाहिए थी, पीछे हो गई। मौलाना साहब ने अपना मामला ठीक कर लिया। इस बार भी क्या मौलाना साहब के मामला दोनों तरफ ठीक चलेंगे? देखें, हर पॉलिटिकल पार्टीज यही करती है। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। जो बानी पीटीआई है उनसे आपने देखा होगा वो पीपल्स पार्टी और नून लीग पे एतबार नहीं करते। असल में होता यह है कि आपकी अपना पॉलिटिकल एक्यूमेन होता है कि आप जो जो काम कर रहे हैं उससे आप कितना गेन करते हैं और कितना गेन नहीं कर पाते। कौन सी पार्टी के अंदर ये इस्तात है कि वो उससे गेन कर लेती है, जो ज्यादा गेन कर जाता है, जो कम गेन करती है उसको वो उससे रिजर्वेशंस होती हैं। मौलाना को ये सारा जो जमहूरी प्रोसेस है, ये अमल है, सियासी अमल है, उसके अंदर उनको अपना हिस्सा लेना आता है और वो आज तक सरवाइव कर रहे हैं। पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई उस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर उस पॉलिटिकल एक्यूमेन के साथ आगे नहीं बढ़ती, और उसको इस चीज की समझ नहीं है कि अगर कोई बात कही जाती है तो उसका क्या मतलब निकलता है। वो अपनी मर्जी का कोई मतलब निकालते हैं जो फ्यूचर में नहीं होता, तो नतीजा ये होता है वो कहते हैं कि हमारे साथ हाथ हो गया है। अब मसला ये है कि असल में मौलाना साहब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, पीटीआई के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन मौलाना साहब अगर पीटीआई के साथ ज्वाइन हैंड्स कर रहे हैं तो ये एक बिल्कुल कॉमन नॉलेज की बात है कि भाई कल तक वो उनके खिलाफ थे, उन्होंने उनको इलेक्शन हराया, पीटीआई ने उनको इलेक्शन हराया। धांधली एक्चुअली जेयूआई फे के लोगों के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुई। उसके बावजूद अगर वो उनसे हाथ मिलाने को तैयार है तो एक्चुअली उनका सियासी तर्ज अमल है और वो इससे गेन करेंगे ही करेंगे। पीटीआई को वो इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके साइड पे फेंक देंगे, फिर पीटीआई रोती फिरेगी कि मौलाना साहब जो है वो हमें इस्तेमाल कर गए। तो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो विजनरी हैं, जिनका विजन बेहतर है, वो अल्टीमेटली ताकत मुश्तमे करते हैं अपने मकसद के लिए। वो ताकत इसलिए मुश्तमे नहीं करेंगे कि उससे पीटीआई को फायदा देंगे। अच्छा, हर ये सियासी नौशाद जमात साहब बड़ा अच्छा आपने ठीक कहा। इधर दोनों पार्टीज का वाइस वर्सा ले लेते हैं। वो भी ये समझते हैं शायद मौलाना के साथ इस कोर्ट की बॉल अगर खेल जाए तो बेहतर हो सकती हैं चीज़ें और शायद मामला। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि पीटीआई, कौन सी पीटीआई के साथ मामला होंगे? एक केपी अलग है, एक पीटीआई अलीमा खान अलग है, एक गौहर साहब की अलग है, एक अलग तबका है पीटीआई का, एक वो है जो बिल्कुल बाहर है, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी साहब। अब बात क्या और किससे होनी है? सलमान अकरम राजा इतनी ताकत में है, सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, सब कुछ है, पर उनकी जुबान अलग है। अभी आपने शानदाना गुलजार और बाकियों की बात सुनी, उन्होंने कहा जी पैसे आए बाहर से, बताएं हमें कहाँ गए वो पैसे। अब एक दूसरे पे इल्जाम लग रहे हैं। देखिए, असल मसला ये देंगे मौलाना क्यों इस्तेमाल कर पाएंगे। एक तो पीटीआई के पास लीडरशिप नहीं है, पीटीआई के लीडर नहीं है, जो हैं वो आपस में इस हद तक तकसीम है। तो अल्टीमेटली वो चाहे उसके किसी एक धड़े को इस्तेमाल कर रहे हो या दो धड़ों को इस्तेमाल कर रहे हो और बाकियों को ना भी कर पाए, तो जो मकसद मौलाना चाहेंगे वो उन एक या दो धड़ों से वो ले लेंगे, उनको समहाउ राजी कर लेंगे। जो केपीके का धड़ा है, खास तौर पर जो केपीके के अंदर स्ट्रेंथ रखता है, वो कोशिश करेंगे कि वो उनके कंट्रोल में हो या वो उनको अपनी मर्जी से चला सकें, ताकि वो अपने मकासद हासिल कर सके। जो स्ट्रेंथ आज उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो उतनी स्ट्रेंथ जरूर गेन करेंगे ताकि आने वाली हुकूमत के अंदर वो समहाउ अपने आप को उस जगह पे वापस जरूर ले जा सके जहां पे वो, आपने देखा कि ये पहली दफा काफी अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें वापस वो जगह अटेन करनी है पहले, जो वो पीटीआई के जोर के ऊपर कर सकते हैं, और वो करके अगर वो, लेकिन करके वो प्रॉब्लम फिर आते वही है कि धड़े और ये सारी चीज़ें, ये अब देखना होगा कौन सा धड़ा कितना ताकतवर, अपोजिशन अलायंस क्या कर सकती है और कहाँ तक जा सकती है। गवर्नमेंट की वो ऑफर की बात कर लें, क्या ये सच हो सकती है, अगर होगी तो किस पर आए। में बहुत शुक्रिया नौशाद अली साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।